सो गाइज उड़ीसा नीट काउंसलिंग का जो है फर्स्ट राउंड का फाइनल मेरिट लिस्ट आ चुका है। और कल आप लोगों ने देख भी लिया होगा। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप जो है देख पा रहे होंगे और आज देख लीजिए। सो गाइज जो है इस वीडियो सेशन में जो मैं बात करने वाला हूँ कि मेरिट लिस्ट आप कैसे देख सकते हैं, साथ ही साथ जो है इसमें आप अपना नाम देखिए और आपका कहाँ पर किस तरह कॉलम में क्या लिखा है और इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहने वाला है इस वीडियो सेशन में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिए। उसके बाद कोई तरह का डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि यही एक इकलौता चैनल है जहां पर आपको फ्री गाइडेंस एंड सपोर्ट मिलने वाला है पूरे काउंसलिंग प्रोसेस में शुरू से एंड तक। तो चलिए बिना लेट किए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइज जो है आप देख पा रहे होंगे, ये जो है उड़ीसा स्टेट का ऑफिशियल वेबसाइट है, ये नीट काउंसलिंग का। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये ऑफिशियल वेबसाइट है और आपने इसको पहले भी देखा होगा। उसके बाद जो है गैस क्या है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको लिखा हुआ आ रहा है फाइनल स्टेट मेरिट लिस्ट। मैंने प्रोविजनल मेरिट लिस्ट का जो है ऑलरेडी जो है गैस मैंने वीडियोस अपलोड किया था और आपने देखा होगा। तो चलो एक बार फिर से मैं जो आपको जो है करके दिखाता हूँ। इस पर आप क्लिक करोगे तो इस तरह से पेज ओपन हो जाता है ये पीडीएफ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पब्लिश हो चुका है। और जो है डोमिसाइल, जैसे कि यहाँ पर देखने के लिए आपको थोड़ा सा गाइड कर दूँ मैं, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एप्लीकेशन नंबर नीट का रहेगा और यहाँ डोमिसाइल रहेगा, यहाँ कैटेगरी का जिस भी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, और जो है उसके बाद जो है यहाँ स्टेट रैंक क्या था वो यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप जो है स्टेट रैंक, ये नीट रैंक है, सॉरी ये स्टेट रैंक है। इस तरह से आपको अपना मेरिट लिस्ट में नाम देख लेना है और जैसे ही आपका नाम मेरिट लिस्ट में, नेक्स्ट प्रोसेस आपको क्या करना है अब मैं आपको यहाँ पर डिस्कस आपसे कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइडलाइन दी हुई है एंड इंस्ट्रक्शन फॉर द काउंसलिंग टू एडमिशन। तो इस पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद जो क्या गाइडलाइन है उसको हम लोग जानते हैं। इनका जो गाइडलाइन रहा है तो उसको हम लोग एक बार रीड आउट करेंगे सो दैट कि बहुत सारी चीज़ यहाँ पर क्लियर होंगी। यहाँ पर जो है इनका जो है गाइडलाइन में आप देख सकते हैं कैटेगरी का जो है शॉर्ट नेम को फुल फॉर्म दिया गया है और इसने क्या गाइडलाइन दिया है हम लोग एक बार इसको फॉलो करेंगे और पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन है, आप इसको भी पढ़िएगा अगर आपको लगता है, तो मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड गाइडलाइन है जो बहुत ज़रूरी है। क्या गाइडलाइन है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड? इसमें क्या है कि जो भी कैंडिडेट है उसका जो है 31 दिसंबर 2025 तक में उसका जो एज है वो मिनिमम जो है कितना 17 हो जाना चाहिए। अपर का कोई लिमिट नहीं है। दूसरा ये क्राइटेरिया है कि कैंडिडेट मस्ट बी परमानेंट नेटिव ऑफ उड़ीसा का ये परमानेंट नेटिव होना चाहिए, या फिर चिल्ड्रेन ऑफ ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर सर्विंग इन स्टेट ऑफ उड़ीसा, यानी ऐसा जो कि किसी भी स्टेट के उड़ीसा में अगर जॉब कर रहे हैं तो उनको जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा है कि द स्टेट मस्ट हैव पास +2 साइंस, जो सोच द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड +2 साइंस एंड इन subject of physics, chemistry, biology, biotech and English. Individually, they must have secure minimum of 50% marks taken together in physics, chemistry, biology, biotech at +2 school, +2 सेकेंडरी लेवल फॉर जनरल कैटेगरी। कहने का मतलब ये है कि जो कैंडिडेट है वो जो है कि +2 साइंस से होना चाहिए और जो है ऑल सब्जेक्ट है ना, ये क्या कर रहा है इन द सब्जेक्ट ऑफ, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक या इंग्लिश। इंडिविजुअली मस्ट हैव कितना 50% जो है मार्क्स स्कोर किया जाना चाहिए। उसके बाद जो है इंडिविजुअली ये यानी कहने का मतलब जो ऑल सब्जेक्ट जो होना चाहिए, मस्ट कैंडिडेट जो है उनके जो है मस्ट हैव पास +2 साइंस एंड इन सब्जेक्ट ऑफ, कौन कौन सब्जेक्ट में, तो जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक एंड इंग्लिश इंडिविजुअली ये जो है होना चाहिए। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि सब सब्जेक्ट में पास होना चाहिए और जो एंड मस्ट हैव सिक्योर मिनिमम ऑफ, यानी कि 50% मार्क्स होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक को मिला के जो जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी जो कैटेगरी है हम अगर बात करें तो जैसे कि जनरल कैटेगरी के बाद जो है यहाँ पर जनरल कैंडिडेट के लिए है जनरल कैटेगरी के, और जो है जो SC ST है उनके लिए जो है गैस यहाँ 40% है, और जो फिजिकली चैलेंज या डिसेबल है जनरल कैटेगरी उसके लिए भी 40% है, और SC ST के लिए जो भी है वो फिजिकली चैलेंज उसके लिए 40% है। उसके बाद जो है इस गाइडलाइन के बाद हम लोग ऊपर देखते हैं क्या दिया हुआ है, नीचे सुसुर ऊपर नहीं नीचे। मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स फॉर डिफरेंट कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट आर एज फॉलोज। मिनिमम क्वालिफाइंग क्या मार्क्स है वो, अगर आपका इतना नहीं है तो फिर आप जो है इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं।
तो जो है जनरल कैटेगरी के लिए 50 परसेंटाइल मिनिमम होना चाहिए, और फिजिकली चैलेंज अगर कैंडिडेट है तो 45 परसेंटाइल होना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। उसके बाद अगर बात करें शेड्यूल कास्ट या फिर बात करें तो शेड्यूल ट्राइब, तो इनके लिए 40% होना चाहिए और 100 से 40 परसेंटाइल होना चाहिए। और अगर बात करें किसी फिजिकली चैलेंज इसी कैटेगरी में हो तो 40% उसका भी होना चाहिए। लेकिन अगर जनरल EWS की बात करें तो उनको 50% होना चाहिए, और फिजिकली चैलेंज अगर बात करें EWS में तो 45% होना चाहिए। ये जो है नोटिफाई किया गया था NMC के थ्रू। यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो दिया गया है जो ये NRI कैंडिडेट के लिए, NRI कैंडिडेट इनको एक बार रीड आउट कर लेंगे। और जो है यहाँ पर रिजर्वेशन के बारे में थोड़ा सा डिटेल दिया गया है। रिजर्वेशन का डिटेल दिया गया है कि जो SC कैटेगरी के ST कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनको 12% रिजर्वेशन मिलेगा, और SC वाले को 8% रिजर्वेशन मिलेगा, फिजिकली चैलेंज वाले को 5%, और जो एक्स सर्विसमैन जो होंगे उनको जो है 3%, और जो है ग्रीन कार्ड होल्डर को मिलेगा 5%, और जो स्टेट गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट है उसको 15%, बहुत ज़्यादा उसको मिल रहा है। सेल बी हॉरिजॉन्टल कवर ऑल वर्टिकल रिजर्वेशन एज वेल एज अनरिजर्व, यानी कि वो और अदर भी इसको जो है मतलब मिलेगा, अदर भी फैसिलिटीज मतलब जो है इनको रिजर्वेशन मिलेगा, इसने कह दिया। EWS कैंडिडेट को 10%। तो ये जो है रिजर्वेशन जो है ये कैटेगराइजेशन था जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया अभी। और जो है यहाँ पर नोट में कुछ दिया हुआ कैंडिडेट, आप चाहे तो इनको एक बार रीड आउट कर सकते हैं जो कुछ भी नोट में दिया है। और ऊपर की तरफ देख लेते हैं। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, जो डॉक्यूमेंट लिस्ट रिक्वायर्ड है डॉक्यूमेंट का जो चाहिए, तो कौन कौन डॉक्यूमेंट चाहिए यहाँ पर रिटर्न है, 8 डॉक्यूमेंट लिखा है, आप इसको देख सकते हैं। पहला लिस्ट जो है 10th क्लास का सर्टिफिकेट चाहिए, डॉक्यूमेंट बर्थडे डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन के लिए 12th का मार्कशीट चाहिए, और जो है 12th का सर्टिफिकेट भी चाहिए, और जो है नीट का रैंक कार्ड चाहिए, और जो है फोटोग्राफ चाहिए, और नेटिव जो है सर्टिफिकेट रेजिडेंस सर्टिफिकेट चाहिए कि आप उड़ीसा के हैं। उसके बाद स्टेट ऑफ क्लेम रिजर्वेशन क्लेम के लिए जो है सर्टिफिकेट टू, यानी कि रिजर्वेशन वाला सर्टिफिकेट चाहिए, तो एक तरह से कहे जाति चाहिए उसको, है ना, कास्ट सर्टिफिकेट उसको चाहिए। तो प्रोसीजर क्या ऑनलाइन का था, तो ये आप प्रोसीजर आपने तो ऑनलाइन कर ही दिया है। तो जैसे ऑनलाइन काउंसलिंग का प्रोसीजर क्या है कि आप जो है पहले रजिस्ट्रेशन करते हैं, रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है प्रोसेस जैसे पूरा होता है उसका स्टेट मेरिट लिस्ट जो है एक पब्लिश किया जाता है। जैसे उसके बाद आपको जो है स्टेट मेरिट लिस्ट पब्लिश होने के बाद जो है आपको चॉइस फिलिंग का आपको करना होता है MBBS और BDS कॉलेज के लिए, जैसा कि यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है। और जो है आपको शेड्यूल प्रोवाइड कराया जाता है ऑटोमेटिकली। अगर आप नहीं किसी रीजन से उसको लॉक करते हैं तो चॉइस लॉक हो जाता है। कॉलेज यहाँ पर आपको जो है जब फाइनल लिस्ट पूरा होता है अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, अलॉटमेंट लेटर के लेके जो आपको एडमिशन प्रोसेस को प्रोविजनल को पूरा करना होता है। ये सारा प्रोसेस यहाँ पर लिखा हुआ है, और काफ़ी लंबा गाइड है जो है इसका शेड्यूल, आप चाहे तो इसको पढ़िए। हाँ, फी स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है, जो कोई डिस्कस करना ज़रूरी है। फी स्ट्रक्चर क्या है इसको एक बार देख लेते हैं, फी स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। कैंडिडेट आज फॉलोज, तो कहते हैं candidate are follow the fee structure available for the respective colleges as provided by the government from time to time. The details will be available from the respective institute. The fee to be deposit shall be as under, यानी कि कौन से कॉलेज के कितने फ़ी है तो आप देख लीजिए। जो गवर्नमेंट कॉलेज के होते हैं उनकी फ़ी की बात करें, फॉर द गवर्नमेंट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज फ़ी सालाना फ़ी देखिए, सालाना फ़ी साल में एक बार कितना लगने वाला है, सिर्फ 37 यानी बोले तो 38 जो है 1000 लगने वाला है, मान के चलिए। उसके बाद हॉस्टल एंड एडिशनल फी एज प्रिस्क्राइब बाय द कंसर्न यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज में बी कलेक्टेड एट द इंस्टीट्यूट लेवल विच में बी वेरी फ्रॉम इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट। ये कह रहा है जो हॉस्टल और जो है एडिशनल फी जो भी होगा वो आपको यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेज के थ्रू जो है ये वेरी करेगा और उनके थ्रू लिया जाएगा इंस्टीट्यूट लेवल पे। अब पॉइंट 2 देखते हैं। पॉइंट क्या कहता है, द फीस टू बी दिस डिपोजिटेड फॉर द MBBS कोर्स इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जो है MBBS कोर्स का जो फ़ी है डिपॉजिट करता पर सालाना, यानी कि साल में एक बार जो लिया जाएगा, वो हाईटेक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भुवनेश्वर में जो है 6.5 लाख, और जो है हाईटेक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में राउरकेला में 5,55,000, और जो है
ड्रीम्स में इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस एंड हॉस्पिटल में 6.5 लाख रुपया लिया जाएगा। उसके बाद फीस डिपॉजिट टू द प्राइवेट मेडिकल डेंटल कॉलेज जो है 3 लाख रुपया जो है ये सालाना रहेगा। और एनआरआई कैंडिडेट जो है इनका 4 गुना उसको देना होगा। और जो है यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन फी जो है वो लगने वाला है 3,500 रुपया लगने वाला है। विल बी अप्लीकेबल टू ऑल द कैंडिडेट, एडमिटेड कैंडिडेट को लगने वाला है। तो अब ऊपर की तरफ देखते हैं क्या कह रहा है। इन केस ऑफ, इसको एक बार देख लेते हैं नोट में क्या लिखा है। इन केस ऑफ एनी रीजन ऑफ द फी स्ट्रक्चर एज गवर्नमेंट ऑर्डर द सेम shall automatically be applicable। एग्जीक्यूशन ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड यहाँ पर लिया जाएगा, उसके बारे में भी दिया गया है, आप इसको जो है पढ़ सकते हैं। और जो है ये बहुत ज़रूरी है फॉलो चार्ट की, कैसे जो है काउंसलिंग प्रोसेस होगा। जो न्यू कैंडिडेट है उनके लिए जो है थोड़ा सा ये ज़्यादा जरूरी हो जाता है फॉलो चार्ट को, कैसे काउंसलिंग प्रोसेस को समझने के लिए, और उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए जो है ये फॉलो चार्ट जो है प्रोवाइड कराया जाता है। जैसे कि आपको क्या करना है कि काउंसलिंग के लिए जो क्या था कि आपको जो है OGNAC.in पर जो है आपको लॉगिन करना है, मतलब सॉरी आपको वेबसाइट पे जाना है। और वेबसाइट पे जाने के बाद जो है आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। उसके बाद फी आपको जो काउंसलिंग फ़ी है या फिर आपका रजिस्ट्रेशन फ़ी या फिर जो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो आपको सबमिट करना होता है। स्टेट मेरिट लिस्ट के लिए चॉइस फिलिंग आपको देना होता है। मॉडिफाई कर सकते हैं आप चॉइस लॉक करके। उसके बाद आप जो है प्रोसेस ऑफ रिजल्ट होता है। तो उसके बाद क्या होता है, फर्स्ट राउंड सीट के लिए ऐसा होता है। जैसे आपको सीट अलॉट होता है तो आपके पास 2 ऑप्शन वहाँ पर होगा, आपको या तो एडमिशन लेना होता है या नहीं होना है। अगर आपको सीट अलॉट हुआ, अगर आपको सीट अलॉट हुआ तो आप येस बोलोगे, अगर सीट नहीं अलॉट हुआ तो नो होगा। अगर सीट आपको अलॉट हो गया तो आपको क्या करना होगा कि आपको जो है ओजी ऑफिस में जो है कंप्लीट जो है एडमिशन फैसिलिटी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना होगा। अगर आप जो है आपके पास 2 ऑप्शन, या तो पूरा कर सकते हैं आपको सीट अलॉट हुआ तो, या फिर आप फ्री एग्जिट कर सकते हैं। तो जो आप काउंसलिंग प्रोसेस से जो एग्जिट होना चाह रहे हैं उसको फ्री एग्जिट कर लेना चाहिए। और जिस कैंडिडेट को एडमिशन लेना है तो वो यस करके जो है यस करेंगे। और उसके बाद जो है विलनेस फॉर अपग्रेडेशन, उसके बाद आपको उसको ऑप्शन मिलेगा विलनेस फॉर अपग्रेडेशन ऑफ राउंड 2। तो कैंडिडेट अगर जिस कॉलेज में एडमिशन लिया उसी कॉलेज में अगर उसको अब रहना है तो वो जो है क्या करेंगे, तो कंटिन्यू करेंगे। और जिनको ये है कि नहीं मुझे इससे बेटर प्रेफरेंस वाला कॉलेज चाहिए तो वो जो है इस ऑप्शन पे जो विलनेस फॉर अपग्रेडेशन फॉर राउंड 2 ये पर येस करके करना है तो उसको जो है फिर से राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना होगा। या फिर वैसे कैंडिडेट जिसको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट ही नहीं हुआ तो आफ्टर राउंड 1 एंड फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर द राउंड टू न्यू कैंडिडेट या विड्रॉल कैंडिडेट जो वन में जो है राउंड 1 में कैंडिडेट फॉर जो एलिजिबल थे या ऑलरेडी रजिस्टर्ड ऑफ राउंड 1 नीड नॉट टू रजिस्टर्ड अगेन। तो एक बार रजिस्टर्ड है तो उनको रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है। जो है अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो जो उनको राउंड 2 में जो है यहाँ पर वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये फॉलो चार्ट जो है इजी है काफ़ी समझना। उसके बाद जो है सेकेंड राउंड स्टार्ट होगा। सेकेंड राउंड जैसे स्टार्ट होगा तो जो है कैंडिडेट सेकेंड राउंड तो या तो फ्रेश एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करेंगे, जिन्होंने पहले जो कर रहे हैं, जिन्होंने पहले किया उसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसका चॉइस फिलिंग फॉर सेकेंड राउंड। और कह रहे हैं कि राउंड 1 चॉइस फिलिंग विल बी ट्रीटेड एज नल एंड वॉइड। जिस कैंडिडेट ने राउंड 1 में जो है चॉइस फिलिंग किया था उनको कोई सीट अलॉट नहीं हुआ था तो उस कैंडिडेट को फिर से जो है राउंड 2 में अगर रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो उनको फिर से जो चॉइस फिलिंग देना होगा। उसके बाद जो है राउंड 2 स्टार्ट होगा। राउंड 2 स्टार्ट जैसे सीट अलॉट होता है तो 2 तरह चीज़ें होगी, या तो ऐसे होंगे जो कैंडिडेट जो है वैसे कैंडिडेट सीट अलॉट होगा तो ऐसे होगा कि अगर अपग्रेडेड हुआ कैंडिडेट का मस्ट फ्रॉम राउंड 1 टू राउंड 2 तो उसको राउंड 2 कॉलेज, अगर उसके पास ऑप्शन क्या क्या रहना है तो सीट अलॉट इन राउंड 2 बट नॉट रिपोर्टेड। ऐसे कैंडिडेट जिनको राउंड 2 में सीट अलॉट हुआ और उन्होंने रिपोर्टेड नहीं किया तो उसका जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त कर लिया जाएगा, यानी फॉरफिटेड रहेगा, यानी नहीं मिलेगा। उसके बाद जो है रिपोर्टेड टू अलॉटेड इंस्टीट्यूट कंप्लीट एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ कैन नॉट रिज़ाइन। तो वो क्या कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं, रिज़ाइन नहीं कर सकते हैं, वो थर्ड राउंड के लिए ये उसके लिए ऑप्शन है। उसके बाद जो है कि जिनको नहीं, उसके बाद कैंडिडेट एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन फर्दर, यानी कि और कैंडिडेट क्या कर सकते हैं जिसको सीट सेकेंड राउंड में अलॉट हुआ तो फर्दर राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जिनको सीट अलॉट नहीं हुआ और जो है या फिर वो एग्जिट कर सकते हैं, उनके पास एग्जिट का भी ऑप्शन यहाँ देखने को मिलता है। ये फॉलो चार्ट था। उसके बाद जो है थर्ड राउंड स्टार्ट होगा और थर्ड राउंड में भी जो है आप देख सकते हैं कितना इजी तरीके से इसने चीज़ों को समझाया है। जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन को अवेलेबल कराया जाता है कैंडिडेट को। उसके बाद जो है
जो भी सेकेंड राउंड में जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था और उन्होंने जो भी चॉइस फिलिंग दिया था वो जो है आप उनको फिर से करना होगा। चॉइस फिलिंग थर्ड राउंड में फिर से करना होता है। थर्ड राउंड में जैसे सीट अलॉट होता है तो कैंडिडेट के पास ऑप्शन क्या रहेगा, जिनको जिनको सीट अलॉट नहीं हुआ तो जो है एलिजिबल है स्टे राउंड के लिए, और जिनको सीट अलाउ हो गया तो उनके लिए क्या है कि ऑप्शन या तो वो क्या कर सकते हैं कि ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, कैंडिडेट ज्वाइन नहीं कर सकते। अगर ज्वाइन नहीं करना है तो उनको क्या एग्जिट कर जाना है और उसका जो भी फ़ी उन्होंने जमा किया था, कौन सा फी, सिक्योरिटी फी उन्होंने जमा किया था, एग्जिट विद द फॉरफिट एंड एलिमिनेशन कैन नॉट बी पार्टिसिपेट फर्दर राउंड। वो जो है अगर सेकेंड थर्ड राउंड में सीट अलॉट होता है और वो एडमिशन नहीं लेते हैं तो फिर उनको जो है कि फर्दर राउंड के लिए पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल नहीं है और वो उनका जो है जब्त भी हो गया। उसके बाद जो है सिक्योरिटी भी जब्त हो गया। उसके बाद क्या है कि अब जो है जिनको फॉर्म एडमिशन लेना है तो वो ओजी रिपोर्ट करेंगे ओजी ऑफिस में और जाके एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करेंगे। और या फिर जो है ऐसे कैंडिडेट जिनको करने के बाद या तो चाहे तो वो जो भी कॉलेज अलाउट है उसमें ज्वाइन करेंगे, या एक बार ज्वाइन कर लिए तो क्या कह रहा है, वंस ज्वाइन कैंडिडेट कैन नॉट अपग्रेड। तो अब जो है ज्वाइन कर लिए तो थर्ड राउंड में वो अपग्रेड नहीं कर पाएंगे। ठीक है। उसके बाद जो है अगर कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं, इफ अपग्रेडेड देन कैंडिडेट मस्ट रिलाइव फ्रॉम राउंड 2 सीट एंड ज्वाइन। तो कह रहा है कि अगर आपको राउंड 2 से राउंड 3 में अपग्रेड हो गया तो आपको राउंड 2 का जो है सीट छोड़ के राउंड 3 में जो कॉलेज मिला उस पर आपको जो है क्या करना है, ज्वाइन करना होता है। ये 3 राउंड था और लास्ट राउंड जो होने वाला है वो स्टे राउंड होने वाला है। स्टे राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग करना होता है। सीट अगर अलाउट हुआ तो आप जो है कॉलेज को ज्वाइन कीजिए और आप जो है रिज़ाइन नहीं दे सकते हैं एक बार। अगर नहीं अलाउट हुआ तो क्या होगा, फी उसका जो है ले लिया जा रहा है, फॉरवेट ऑफ फी। ये तो गलत बात है गाइस, फी उसको जो है। तो आई होप आपको ये सारा जो मैंने समझाया आपको समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और ऐसे ही उड़ीसा काउंसिल रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो।